गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज DSSB पीजीटी हिस्ट्री की आंसर की रिलीज कर दी गई है, जिसका एग्जाम जो है 22 सितंबर 2025 को हुआ था 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। जो आज आंसर की रिलीज हुई है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं, इसके अलावा पेपर एनालिसिस की दोनों शिफ्ट में कौन सा पेपर इजी था या मॉडरेट था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है और इसको क्या क्या कारक प्रभावित कर सकते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जो अगर आप चैलेंज करते हैं तो उसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं कि आप जो भी चैलेंज करेंगे उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है, मतलब फ्री में आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर से क्वेश्चन को चैलेंज करने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग पहले पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि जो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ की परिचायक है, 16 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो ऑप्शन दिया है शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, इसको करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, जबकि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ही डिलीट होना चाहिए, क्योंकि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है वह शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह है और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है 12 अगस्त को। और यहाँ पे पूछा गया 16 अगस्त 1765 को, तो उस दिन संधि होती है अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और एक जो अगला क्वेश्चन है जिस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में 1970 में हुए पहले आम चुनावों में कौन सी पार्टी ने राष्ट्रीय सभा में बहुमत हासिल किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने में इनसे मिस्टेक हुआ है। बांग्लादेश का जन्म भी 1970 के बाद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछने में गलती है और ये प्रश्न में डिलीट होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश नाम का उस समय अस्तित्व था ही नहीं, कोई देश ही नहीं था। ठीक है, तो अवामी लीग हालांकि सही आंसर है इसका, लेकिन बांग्लादेश नाम का उस समय कोई भी देश नहीं हुआ करता था 1970 में। तो एक क्वेश्चन पूछने में इनसे क्या हुई है, गलती हुई है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत करने वाले किस अधिनियम को भारत के लिए लिखित संविधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को, जो हम लोग का वर्तमान संविधान है, उसको उसके लिए आधार क्या था, 1935 का संविधान था। लेकिन उसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन नहीं था, वहां पे केंद्र में द्वैत शासन था, जबकि प्रांतीय में द्वैत शासन कब था, 1919 में था। तो ये प्रश्न में क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गुप्त राजा रामगुप्त की ऐतिहासिकता का उल्लेख करता है। तो मंदसौर शिलालेख यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए देवी चंद्रगुप्तम, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम में ही रामगुप्त की स्टोरी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पे क्लेम करते हैं तो एक क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट होकर क्या हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम। तो इस पे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में अभी क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ कि पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको क्या कहा जाता था। तो हम तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं और बहुत सारी किताबों में आपको इसका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पे नथानियल हैलेट उत्तर दिया हुआ है, जबकि अब नथानियल हैलेट के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन चार्ल्स विल्किंस जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सदस्यों में था और विलियम जोन्स का एक अनुयायी और अच्छा मित्र था। ठीक है, इसके बारे में द हिंदू में एक आर्टिकल भी छपा हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है चेंज होना चाहिए। ठीक है,
इसी तरह एक प्रश्न है, अब इस पे मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है, कि कौटिल्य के अनुसार बल्ख से तक्षशिला तक का मुख्य मार्ग किस पथ के नाम से जाना जाता था? तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर उत्तरापथ होना चाहिए, जो कि नहीं होगा, क्योंकि उत्तरापथ जो है बंगाल से लेकर तक्षशिला तक के जो क्षेत्र को कहा जाता था। और आप देखेंगे कि जो बल्ख से तक्षशिला की दूरी है वो 847 किलोमीटर के करीब है। और इसका जो आंसर दिया गया हेमवत पथ, और हेमवत पथ के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि हेमवत पथ जो है हिमालय और उसके बाहर के क्षेत्रों के लिए या उसके बाद के, तो आप लोग देखेंगे कि जो बल्क है मिडिल ईस्ट में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर करेक्ट दिया हुआ है, तो इसको आप लोग क्लेम ना ही करें तो सही है। अगला प्रश्न है, हु वाज इन चार्ज ऑफ द रॉयल कारखानाज अंडर अकबर? उसके समय में शाही कारखानों का प्रमुख कौन हुआ करता था? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मीर सामा करेक्ट दिया हुआ है, और ऑप्शन में आपके दीवाने बयूताज भी दिया हुआ है। तो इसमें से किसको करेक्ट माना जाए? तो आप लोग देखेंगे कि दीवाने बयूताज भी रॉयल कारखाना से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर पदक्रम में देखा जाए तो मीर सामान जो है दीवाने बयूताज से ऊपर आता है। मीर सामान के अंडर में ही दीवाने बयूताज कार्य कर रहा है। तो आप लोग अगर आप इस पे क्लेम करना चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मीर सामान भी कारखानों के रख रखाव से संबंधित है और दीवाने बयूताज भी है। ठीक है, हालांकि दीवाने बयूताज एक छोटा अधिकारी था और मीर सामान एक बड़ा अधिकारी था। ठीक है, तो अगला प्रश्न, ये लास्ट है जो मुझे लगा कि आप क्लेम कर सकते हैं सेकंड शिफ्ट में, कि किस सिद्धांतकार ने प्रस्तावित किया कि मोहनजोदड़ो का विनाश संभवतः लंबे समय तक आई व्यापक बाढ़ के कारण हुआ होगा? तो इसमें रॉबर्ट एल राइक्स दिया हुआ है, जिन्होंने भूतात्विक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बाढ़ को मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण माना है, और इन्होंने इस पे एक अच्छा खासा सिद्धांत दिया है। तो इनका दावा तो थोड़ा मजबूत है कि जो है बाढ़ के कारण हड़प्पा सॉरी मोहनजोदड़ो का पतन हुआ। लेकिन जो ऑप्शन में जॉन मार्शल है, इनका भी कहना था कि बाढ़ की वजह से मोहनजोदड़ो का पतन हुआ, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में उसको अच्छे से किसी ने प्रस्तुत किया है, तो रॉबर्ट एल राइक्स है। लेकिन अगर इस मत के समर्थन की बात की जाए या इसके इसके बारे में और किसी के वक्तव्य की बात की जाए, तो जॉन मार्शल ने भी ये बात कही है कि मोहनजोदड़ो का पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ है। तो आप लोग इस पे भी क्लेम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जॉन मार्शल ही करके आए होंगे। तो इस पे आप क्लेम करेंगे तो हो सकता है डी ट्रिपल एस बी या तो क्वेश्चन को डिलीट कर दे या फिर इसका आंसर चेंज कर दे, या दो ऑप्शन तो नहीं मानता डी ट्रिपल एस बी, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दे। जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि पिछली बार मैंने 3 क्वेश्चन पे जो अभी जुलाई और अगस्त में पेपर हुआ था उसके लिए मैंने अप्लाई करा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन को क्लेम करा, जिसमें से 2 क्लेम करेक्ट हुए और 1 क्वेश्चन डिलीट हो गया। डिलीट इसलिए हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछा गया था। तो डी ट्रिपल एस भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और आपकी बात में दम है, क्योंकि जब आप क्लेम करेंगे तो आप सोर्स अपलोड करने के साथ रिमार्क में वहाँ पे चीज़ों को लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो लिख सकते हैं, तो जो जो भी चेक करने वाला व्यक्ति है वो उसको समझ सकता है और उसके हिसाब से चीज़ों को देख सकता है। तो आप लोग अगर देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन और 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन थे जो क्लेम किए जा सकते हैं, जिनको डिलीट और आंसर चेंज होने की संभावना है। इसी तरह फर्स्ट शिफ्ट में आपका 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं पेपर एनालिसिस पे, कि मतलब पेपर का लेवल अब दोनों जो मैंने देखा उसके हिसाब से दोनों पेपर का लेवल क्या था? क्या फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट से ईज़ी था या सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट से टफ था? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, जब लोग एग्ज़ाम दे के आए, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो उनका कहना था कि जो सेकंड शिफ्ट है, सब लोग कहता है कि हमारी शिफ्ट हार्ड है। लेकिन मैंने एक डिटेल में सेक्शन वाइज़ क्वेश्चन्स को कवर किया है और उसपे एक बनाया हुआ है कि हम लोग मेनली देखिए हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर पे हम लोग आएँगे, अभी हम लोग हिस्ट्री पे केवल बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री में कहा गया कि नेपाल और श्रीलंका का इतिहास पूछा गया था। तो नेपाल और श्रीलंका का इतिहास दोनों शिफ्ट में ठीक-ठाक पूछा गया है। और एक समसामयिक विश्व इतिहास जो कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री है, ये भी दोनों शिफ्ट में अच्छी खासी पूछी गई है, ठीक है? और संविधान से संबंधित प्रश्न भी दोनों शिफ्ट में है, ठीक है? एनवायरमेंटल हिस्ट्री भी दोनों शिफ्ट में पूछी गई है, ठीक है? तो यहाँ तक तो सब कुछ बैलेंस है। और इतिहास लेखन, पश्चिमी विचारक और भारतीय विचारक दोनों विचारकों के से संबंधित क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में है, ठीक है? और अप्रवासियों का इतिहास, जैसे अप्रवासी भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का इतिहास भी दोनों पेपर में पूछा गया है, ठीक है? और उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन है या उपनिवेशवाद पे जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा
1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हालाँकि सेकंड शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और जनजाति इतिहास पर भी क्वेश्चन अच्छे खासे बने हैं इसमें। अब मेरे हिसाब से तो दोनों पेपर का लेवल लगभग सेम है। बस अंतर यहाँ पे है थोड़ा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में इंडियन हिस्ट्री पूछी हुई है, जो एकदम फैक्ट बेस्ड है, वो एकदम ईज़ी है, ठीक है? और सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत टफ है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई करी है, ईज़ी वाला भी वही अच्छे से कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है। और थोड़ा-सा जो टिपिकल टाइप के सेकंड शिफ्ट में इंडियन हिस्ट्री पूछी गई है, उसको भी वही कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ी है। तो जिसने भी ठीक-ठाक प्रैक्टिस करी होगी, तो ये जो ईज़ी इंडियन हिस्ट्री पूछी हुई थी, वो दोनों शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। अब बात करते हैं कि अंतर क्या चीज़ पैदा करेगा हिस्ट्री के कट ऑफ में। अगर हिस्ट्री में 180 में हम लोग बात करें, तो जिसने कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, तो कहीं न कहीं उसको एज मिलेगा हिस्ट्री के पेपर में। क्योंकि आप देखेंगे कि कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री में खासकर संविधान और इकोनॉमिक एरिया से और आपके एनवायरनमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आए हैं। तो जिसने कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, समसामयिक भारत, आज़ादी के बाद का इतिहास, तो उसको थोड़ा-सा एज मिलेगा, ठीक है? और बाकी देखा जाए अब हम लोग एक बात कर लेते हैं पिछले पेपर के हिसाब से। पिछली बार क्या हुआ था, इंडियन हिस्ट्री का जो पेपर आया सॉरी जो हिस्ट्री का पेपर आया था DSSB में, तो अधिकतर विश्व घाटी सभ्यताओं का इतिहास जो है एंशिएंट का वो भी पूछ दिया था। तो लोग इस बार भी उसको फ़ोकस करके ज़्यादा पढ़ाई किए होंगे, ठीक है? तो जब उसको ध्यान में रख के लोग ज़्यादा पढ़ाई किए और यहाँ पे क्वेश्चन आ गए किससे? नेपाल, श्रीलंका और इन सब चीज़ों से। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें सबके लिए बैलेंस हो गई, ये सब इतिहास किसी ने नहीं पढ़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में उन बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे, जिन्होंने कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा और इंडियन हिस्ट्री जो कि एकदम ईज़ी और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा-सा टिपिकल टाइप था, उसको अच्छे से कर लिया होगा, तो वो लोग को थोड़ा एज मिलेगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो आप लोग फर्स्ट पेपर आप सब लोग तैयारी कर रहे थे DSSB की। तो सबने जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ होगा उसका पेपर देखा होगा, चारों शिफ्ट का पेपर देखा होगा। तो मुझे क्या लगता है कि इस बार जो फर्स्ट पेपर है, वो कहीं न कहीं डिसाइडिंग है, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री का जब पिछली बार आपने पेपर देखा उसके हिसाब से अगर तैयारी करी होगी, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने वर्ल्ड हिस्ट्री में या फिर और भी कुछ पोर्शन्स में, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ नए आए तो थोड़ा कॉम्पिटिशन लो रहा। लेकिन अगर इस बार के जो फर्स्ट पेपर था उसको आप देखेंगे कि दोनों में चाहे वो 100 क्वेश्चन जनरल पेपर हो और 20 क्वेश्चन पेडागॉजी के हों, सबका लेवल सेम है और ख़ासकर जो फर्स्ट पेपर जो 100 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, वो सेम टू सेम वही सिलेबस वैसे ही टाइप के क्वेश्चन हैं जो पिछली बार अभी जुलाई-अगस्त में पूछा हुआ था। तो जिसने चारों शिफ्ट के पेपर अच्छे से हल करे होंगे, उनको कहीं न कहीं फर्स्ट पेपर में एज ज़रूर मिलेगा और बहुत ही तगड़ा बूस्ट करेंगे। जैसे पिछली बार का अगर हम एवरेज देखें जो पेपर हुआ था, तो उसमें लोग 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में लोगों का एवरेज बन रहा होगा, ठीक है? लेकिन मैं इस बार एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर आया था उसको लेके श्योर हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा भी अच्छे से सीरियस तैयारी किया होगा, तो आराम से 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में उसका एवरेज स्कोर रहेगा। अगर कोई ने किसी ने एवरेज पढ़ाई की होगी तो भी। और अगर जिसने अच्छे से मेहनत करी होगी उसमें 70-75 तक भी आराम से कर सकता है, 75 प्लस भी जा सकता है। तो अगर हम मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि एवरेज स्कोर जो है इस बार फर्स्ट पेपर का रहेगा वो 68 से 70 के बीच में रहेगा। क्योंकि पेपर एकदम प्रेडिक्टेबल था, जैसा पिछली बार पूछा था सेम वैसे का वैसा ही पेपर आ गया था। बस पेडागॉजी क्या है दोनों शिफ्ट में थोड़ा पिछली बार के मुकाबले थोड़ी-सी टफ थी लेकिन फिर भी 15 क्वेश्चन तो करे जा सकते थे। ठीक है? पिछली बार 18-19 करे जा सकते थे। तो अगर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस एनालिसिस के बाद, तो हिस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि जो 180 क्वेश्चन वहाँ पे पूछा हुआ था, उसमें 120 प्लस क्वेश्चन ही इंडियन हिस्ट्री थे, जिसमें आराम से 105 के ऊपर किया जा सकता था, ठीक है? 130 के करीब भी अगर इंडियन हिस्ट्री को माना जाए। और जो बाकी क्वेश्चन है अगर उसमें कोई भी थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के मैंने नेपाल, श्रीलंका के भी क्वेश्चन देखे, कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपको ना भी आ रहे हैं, तो आप कॉमन सेंस से उनको कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में अगर पेडागॉजी को भी ऐड कर दिया जाए, तो 200 में 120 नंबर माइनस करके तो आराम से लाया जा सकता है, ठीक है? और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आराम से 70 किया जा सकता था, ठीक है?
70 नंबर काट-पीट के आपको आप 70 नंबर ला सकते हैं। तो एक जनरल अगर हम एवरेज दोनों में लेके चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज 120 नंबर लाना हिस्ट्री वाले पोर्शन में, प्लस उसमें पेडागॉजी भी ऐड है, और प्लस जनरल पेपर में 70 क्वेश्चन लाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ है, मैं डोजियर की कट ऑफ के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, तो मेरिट नीचे भी आ सकती है या फिर 190 के आसपास भी रह सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, किसी की भी फाइनल कट ऑफ यूआर की 190 से नीचे नहीं आएगी, ऊपर जा सकती है, 195 प्लस भी जा सकती है, क्योंकि जो बच्चा हिस्ट्री में अच्छा किया होगा और उसने बस फर्स्ट पेपर देखा होगा पिछली बार का कैसे क्वेश्चन पूछा है, तो 70 कहीं ना कहीं आराम से कर ले गया होगा। ठीक है, तो पेपर देखेंगे तो एक तरह से मॉडरेट लेवल का ही था, बस कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री आई थी उसने थोड़ा सा पेपर को जटिल बना दिया था। नहीं तो पेपर पिछली बार के मुकाबले तो थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 195 से 200 के बीच में पेपर में किया जा सकता था। जिसने अपनी नब्ज को कंट्रोल किया होगा, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया होगा, चीज़ों को थोड़ा समझ के किया होगा, तो वो आराम से 190 प्लस स्कोर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से यूआर की कट ऑफ चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, 190 प्लस आराम से रहेगी, वो 200 भी जा सकती है। ठीक है, सीटें ज़्यादा हैं तो मुझे तो नहीं लगता 200 जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनल कट ऑफ है यूआर की 195 जा सकती है मेरे हिसाब से, वरना 190 से 195 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, अब कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, कैटेगरी की कट ऑफ को आप मान के चलिए कि यूआर से चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कट ऑफ मेरे हिसाब से ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी 175 से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ तो कभी नहीं आएगी 175 से नीचे, ये मैं पेपर देख के कह सकता हूँ। और आप भी अगर पेपर को ईमानदारी से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पेपर में आराम से अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखते तो 200 के करीब किया जा सकता था। हालांकि ह्यूमन एरर सबसे होता है, तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कटाव है यूआर की फाइनल 190 से 195 के बीच में रह सकती है। और कुछ परिस्थितियों में अगर बहुत ब्रिलियंट लोग बैठे हैं, चूंकि एग्जाम भी कम ही लोगों ने दिया है, अगर देखें तो टोटल 3,3200 के करीब लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। तो अगर वही लोग एग्जाम भी देने गए हैं जिन्होंने तैयारी थोड़ी ठीक ठाक करी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 190 से 195 के बीच में फाइनल कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर सीटें कम होती, मान लीजिए 5 या 10 होती, तो ये कट ऑफ 200 प्लस भी जा सकती है, क्योंकि अब के समय में लोग मल्टी टैलेंटेड हो गए। आप लोग पीछे के एग्जाम से अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले लोग सोचते थे कि हम फर्स्ट पेपर में बस किसी तरह पास हो जाए, बाकी हम हिस्ट्री में अपना कवर कर लेंगे। लेकिन अब कहाँ, लोग पहले फर्स्ट पेपर में 50, 45, 55 नंबर लाते थे, और अब क्या है, लोग 70, 75, 80 तक जा रहे हैं, और सब्जेक्ट में हालांकि लोग उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको एक नॉर्मल भी ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं 200 के करीब पहुंच जा रहा है। तो जमाना बदल रहा है, लोगों के रिसोर्स तक लोगों की पहुंच बढ़ रही है, और कट ऑफ हाई जाने के चांसेस पिछली बार की कट ऑफ की तुलना में देखेंगे। खैर, ये जो जिसमें 2 सीट आई थी इसको छोड़ दीजिए, तो जो लास्ट हुआ था जिसमें 170 गई थी फाइनल कट ऑफ, उससे तो बहुत हाई मेरिट जाएगी, 25 से 30 नंबर हाई जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो और पहली बात, जो लोग भी, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए कि इतना कट ऑफ कैसे बता दिया मैं, तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैंने पेपर देखा, मैंने लास्ट टाइम भी ये पेपर दिया हुआ है, उसमें तो हालांकि 210 से नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ जो पिछली बार हमने दिया। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इस बार भी जो कट ऑफ है ना, सीट्स को ध्यान में रखते हुए 190 प्लस ही रहेगी यूआर के लिए। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पीएच छोड़ के, उसके लिए जो कट ऑफ है 180 से नीचे मुझे लगता है कि रेयर ही होगा कि आएगी। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।